गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते आप लोगों का साथ में। आज आप हमारे साथ हैं और हम बात करने वाले हैं हमारे एजुकेशनल कमिटीज़ के डिस्कशन की। पहले भी हमने बात करी थी सर, अलग अलग डिस्कशन हमने शुरुआत करी थी। पहली बार जब मौका मिला 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, फिर बक्सर में 1764 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, फिर चार्टर्स एक्ट स्टार्ट होते हैं आना। 1800 के अंदर पहला फोर्ट विलियम बनता है। 1813 के अंदर चार्टर्स एक्ट निकल कर आता है जो बोलता है 1 लाख रुपए का सम एजुकेशनल में दे दो, ओरिएंटलिस्ट सोसाइटी बना दो, क्रिश्चियन मिशनरीज को आने दो। उसके बाद में लड़ाइयां होती है कि पढ़ाई कैसे हो, ओरिएंटल हो, वर्नैक्युलर हो, कैसी हो। 1835 में मैकॉले के मिनट आता है। फिर 1854 के अंदर आता है अपना चार्ल्स वुड वाली कमीशन, ठीक है। उसके बाद हंटर कमीशन आती है कुछ सालों बाद में 1882 में। 1904 में यूनिवर्सिटी पहली बार कोई कमीशन निकलती है और इसके बाद वाइसरॉय बैठा था उसमें। और आज 1917 की सैडलर कमीशन करने वाले हैं सर। इससे पहले जेआरएफ अड्डा को डाउनलोड कर लो सर जी, प्ले स्टोर पे जाना है, जेआरएफ अड्डा बाय टॉप एक्सपर्ट, डाउनलोड इट राइट नाउ एंड टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो। सारी पीडीएफ सब कुछ यही मिलने वाला है। और आज सेशन ऐसा मजेदार होने वाला है। पेपर 1 आपको 4999 में, पेपर 2 9999 में, और पेपर 1 और पेपर 2 एटम 2.0 जो धमाका करेगा। जेआरएफ ही निकलोगे जून में, जेआरएफ। और जेआरएफ का मतलब जेआरएफ अड्डा, सीधी बात। एकदम बढ़ते हैं आगे। लेटेस्ट सिलेबस के साथ में आपको ये तैयारी मिलेगी। अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 चाहिए, पेपर 2 जैसे इकोनॉमिक्स है आपका, जो हम शाम को 4 बजे फ्री यूट्यूब क्लास भी लेते हैं, तो टेस्ट सीरीज हैंडबुक और क्रैश कोर्स आपको 13999 में मिलता है। और इकोनॉमिक्स ही अगर चाहिए, मतलब पेपर 2 ही चाहिए, तो 9999 विथ हैंडबुक आपको यहां मिल जाएगा। आइए बात करते हैं किसकी, सैडलर कमीशन की। तो सैडलर कमीशन को समझने से पहले मैं इतिहास के पन्ने फिर पलट देना चाहता हूं। अब तक 1904 के अंदर, मेरी बात सुन लो मेरे भाई, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो। 1904 के अंदर कांग्रेस के 1905 में होता है स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस का एक सेशन आता है जहां कांग्रेस बट जाती है। कांग्रेस बट जाती है, जो पुराने योद्धा थे कांग्रेस के वो अलग हो गए, और जो नए योद्धा थे अब वो थोड़े अलग हो गए। नए लोग वो पार्टी के अंदर बाल गंगाधर तिलक जैसे, जो बोलते हैं कि ऐसा है प्रेयर और पिटीशन से, प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त। अगर होगा तो सिर्फ एक चीज से होगा, वो है स्वराज। और स्वराज नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। आपने बहुत प्रेयर और पिटीशन कर ली इन अंग्रेजों को। इन अंग्रेजों को यह बोलना पड़ेगा कि जो भारत में पैदा हुआ है सिर्फ उसी का अधिकार है कि वो शासन करेगा। श्वेत चमड़ी वाले, कहने का मतलब बाहरी ताकतों वाले अंग्रेज भारत के नियम नहीं बनाएंगे। बड़ा क्रांतिकारी मालूम पड़ा था। और ये क्रांति के कुछ बीज कब निकल कर आते हैं? ये विश्वविद्यालयों से निकल कर आते हैं, क्योंकि बड़े युवा, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, नाम लो, विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी जड़ें और इन आइडियाज को डेवलप कर लिया था। और इन विश्वविद्यालयों पे काबू पाना एक बड़ा जरूरी मालूम पड़ता था। क्यों? क्योंकि विश्व युद्ध 2 ऑलमोस्ट करीब पहुंचने वाला है। 2 साल तक इस कमिटी में दिमाग लगाया इन्होंने, 1917 से लेकर 1919 तक। और ऐसी कमिटी, ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी थी? फिर से यूनिवर्सिटी में दखल अंदाजी देने की क्या जरूरत पड़ी इन अंग्रेजों को? यूं जरूरत पड़ी कि 1916 के अंदर बाल गंगाधर तिलक, होम रूल लीग भी अलग अलग हो गई, तोड़ के रखने को कोशिश करी, पर फिर गांधी जी आ गए। वो बीज जो है रेवोल्यूशन के, वो यहीं से निकलना स्टार्ट हो गए थे। वो बीज जो है क्रांति के, विश्वविद्यालयों में स्वर बदल गए थे और वो गीत गाने लगे थे। वो गीत ये था, स्वराज चाहिए। तो सैडलर
ने, जिसका ऑफिशियल नाम है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की कमीशन, इन्होंने शुरुआत करी एक और ऐसे सिस्टम की कि इसको कंट्रोल करके रखना है सर। इन क्रांतिकारियों की, जो वो क्रांतिकारी समझा करते थे, अब तो कुछ लोग तो मतलब इतने निकृष्ट हैं कुछ इतिहासकार तो वो कह देते हैं सर दीज वर रेवोल्यूशनरी सॉर्ट ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी। अरे भैया काहे का आतंकवाद? क्रांति है ये, आतंकवाद नहीं है। इसे क्रांति कहते हैं मेरे दोस्त, आतंकवाद नहीं है। और इतिहासकार भी भारत का, वो इतिहासकार भी भारत का जो आपको यह पढ़ा रहा है कि वो क्रांतिकारी, वो जागृत लोग जो जब अंग्रेजों ने इतना डोमिनेंस फैला रखा था तब वो क्रांति के स्वर निकलते थे, उन लोगों को आप कहते हो कि ये रेवोल्यूशनरी टेररिज्म है। शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। इतने महानुभाव लोग हुए वो, जागृत लोग। सर जागना जो होता है ना, आप कहते हो सर यू आर स्पिरिचुअली अवेकेंड। स्पिरिचुअली अवेकेंड मेरे भाई आप घर बैठ के सन्यास लेकर नहीं होते हो। स्पिरिचुअली अवेकेंड ये लोग थे, अपनी जान को दांव पे लगा के स्वराज की मांग लेकर निकल गए सड़क पर कि चाहिए हमें स्वराज, चाहे कुछ भी हो देखा जाएगा, काला पानी में भेजना है भेजो, फांसी लगानी है लगाओ। जागृत लोग, स्पिरिचुअली अवेकेंड लोग, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट नहीं थे ये लोग। बड़ा गुस्सा आता है मुझे जब मैं इतिहासकारों को पढ़ता हूं, इतनी निम्न स्तरीय सोच और जस्टिफिकेशन। आप चाहे कुछ भी उसको रैशनलाइज कर दो कि अरे हम तो ब्रिटिश के इंटरप्रिटेशन से लिख रहे थे। क्यों भैया, अंग्रेज हो। समझना यह जरूरी मालूम पड़ता है कि सैडलर कमीशन एक सीधा अटैक था एक और कंट्रोल करने का इस यूनिवर्सिटी इंटेलेक्चुअलिज्म को, क्योंकि यहीं से इन विश्वविद्यालयों से निकल कर आ रहे थे ये लोग, तो इसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी मालूम पड़ता था। इसीलिए सैडलर कलकत्ता के विश्वविद्यालय में डॉक्टर एम माइकल ई सैडलर, नोटेड ब्रिटिश एजुकेटर और हिस्टोरियन, इतिहासकार, उन्होंने यहां पे कोशिश करी कि हायर एजुकेशन बढ़े। पर कंट्रोल, याद रखना, एक आड़ होती है, पर्दा होता है कि यूनिवर्सिटी को, हायर एजुकेशन को बड़ा बढ़ाने की आड़ में इन्होंने कुछ चंद चीजें इधर उधर बांट दी, ये लो ये लो ये लो। पर असली इनका एक ही था, यूनिवर्सिटी के ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल करना, कि जैसे यूनिवर्सिटी कंट्रोल करे अपने स्टूडेंट्स को कि वहां से क्रांति ना निकले, और निकले तो फिर फैक्ट्री के ऐसे प्रोड्यूस्ड बच्चे जो सिर्फ एक नारा लगाते हो, अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज। जरूरी मालूम पड़ गया था, पहला विश्व युद्ध छिड़ गया है, अंग्रेज वहां पे, हालत खराब है वहां पे, ऑटोमन अंपायर लड़ाइयां चल रही है, देश पूरा दुनिया बटा हुआ है। इस वक्त जरूरी मालूम पड़ता है कि आप लेकर आओ, और लेकर क्या आओ दोस्त, लेकर क्या आओ? आप लेकर आओ ऐसा हिसाब किताब दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू फाइट ऑन द इंटेलेक्चुअल, यू सप्रेस द इंटेलेक्चुअलिज्म। पर ऐसा हो नहीं सकता था। हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे जो कर गए वो अंग्रेजों के परा था। अंग्रेज कभी समझ नहीं पाए जो हमारे पुरखों और हमारे पूर्वजों ने जो इंटेलेक्चुअलिज्म डेवलप करा था इन्हीं विश्वविद्यालयों में, जहां आज आप पढ़ने जाते हो, चाहे वो कलकत्ता हो, वो दिल्ली हो, वो मुंबई हो, वो कहीं भी विश्वविद्यालय हो जहां आप पढ़ने जाते हो, इलाहाबाद हो, कहीं भी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो, इन्हीं विश्वविद्यालयों में इन पुरखों ने, इन पूर्वजों ने ऐसी जड़ डाल दी थी कि कोई भी सैडलर या कोई भी कमीशन आके कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जड़, ये क्रांति शुरुआत हो चुकी थी, जागृत हो चुके थे लोग। तो इन्होंने क्या बोला, देखिए आइए समझते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका यह था कमीशन का कि इट वाज टास्क्ड टू इवैल्यूएट द स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन कैलकाटा यूनिवर्सिटी। क्या रिकमेंडेशन था? क्यों कैलकाटा? समझे? एम्ड एट रिफॉर्मिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग हायर एजुकेशन। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इतने इंटेलेक्चुअल लोग निकल कर आ रहे थे कि इनको बोला नहीं भाई कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा।
और इन्होंने इस ऑब्जेक्टिव से निकालना स्टार्ट करा। देख सकते हैं आप प्रमुख सिफारिश अगर देखेंगे कि विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम, फैकल्टी और मानकों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देने वाले स्वायत्त निकाय होना चाहिए और विश्वविद्यालय और कॉलेजों के बीच निकट संबंध का प्रोत्साहित करना चाहिए। कहने का मतलब यूनिवर्सिटी शुड बी ऑटोनॉमस बॉडीज विद द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस अबाउट करिकुलम। यूनिवर्सिटी कौन? अंग्रेजी महकमा। तो हर एक कमीशन सिर्फ एक रिकमेंडेशन देगी, हमें कंट्रोल चाहिए यूनिवर्सिटीज पे। यूनिवर्सिटी का कलेक्टिव इंटेलेक्चुअलिज्म कंट्रोल करना है। और वो कैसे करोगे? अगर मैंने जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, जो फैकल्टी है, कौन पढ़ा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और कैसे पढ़ा रहा है, स्टैंडर्ड्स, वो भी इंपॉर्टेंट मालूम पड़ता है। इसीलिए यहां से निकल कर आता है मेरे दोस्त, क्या कंट्रोल करना यूनिवर्सिटी पे, ये सैडलर कमीशन। तो आप जब इसे पढ़ते हो तो आप हमेशा इसे इस तरीके से पढ़ा करोगे मेरे भाई कि आप समझो इनके पीछे जो दिमाग लगाया इन अंग्रेजों ने उसको समझो। ऐसा नहीं कि ठीक है पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, समझो। उस इतिहास के पन्ने को पलटो और उस पृष्ठभूमि को समझो, उस कॉन्टेक्स्ट को समझो जो आपको समझना चाहिए। इसके बाद क्या? इनकरेज अ क्लोजर रिलेशनशिप ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। और सबसे बड़ा स्यापा तो इन्होंने यहां कर दिया, और वो स्यापा था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर जो अंग्रेजी है वो बोले जाएगी भाई, और कुछ नहीं बोला जाएगा। सपोर्टिंग द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर, ये तो थोड़ा बीच में बोल दिया इन्होंने, इतना बोला अंग्रेजी बोलोगे। फिर वही मैकॉले का याद आया कि अगर आपको करना है, आपको ऐसे अंग्रेज बनाने हैं जो दिखने में भारतीय हैं, चमड़ी में तो भारतीय हैं पर कल्चर में नहीं, दे आर इन देयर कल्चर एब्सोल्यूट अंग्रेज। तो इन्होंने ये बोला अंग्रेजी बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर अंग्रेजी बोलोगे, आप आज ये जो सैडलर कमीशन की रिकमेंडेशन है ना, आप आज हमारे यहाँ भारतीय स्कूलों में चले जाओ, आज की तारीख में भी हमारे खुद के स्कूल में ऐसा हुआ करता था। फाइन, अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो फाइन। क्यों भाई? किस बात का फाइन? एक भाषा को बोलना इतना जरूरी पड़ गया कि आप उस पर फाइन लगा देते हो। तो आप ये कहते हो कि अगर, और ये हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी काफी बार हुआ। अब अंग्रेजी इतनी अंदर घर कर गई है कि देवनागरी लिखने में दिक्कत आती है, और ये काफी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के बच्चों के साथ होगा। ये जड़ जो है वो यहां से निकल कर आती है मेरे दोस्त, इधर से। उस जड़ में ये लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में पढ़ाना है, और अंग्रेजी में नहीं पढ़ाओगे तो फाइन इंपोज कर देंगे। क्यों? अरे अगर भाषा एक मीडियम माध्यम है तो आप अपने दिल की बात अगर हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो या गणित में बोलो, क्या फर्क पड़ता है? पर फर्क इनको पड़ता था। इनको इसलिए पड़ता था अंग्रेजी के अलावा कुछ आता नहीं, और अंग्रेजी अगर पकड़ में आ गई कि क्या बोल रहे हैं तो फिर उसको रोक लेंगे। ठीक है? अगर आप बोलोगे कि होम रूल लीग चाहिए, यह अलग बात, और एक शब्द बोल दो स्वराज चाहिए, तो यह क्रांति होती है, और स्वराज उनके पल्ले पड़ता नहीं था। तो इन्होंने बोला भैया अंग्रेजी मीडियम में बोलोगे सीधा। ठीक है? करिकुलम डेवलपमेंट, इन्होंने बोला फैकल्टी इंप्रूवमेंट। देखो फैकल्टी इंप्रूवमेंट जब आप नाम लेते हो ना, तो इसको दो तरीके से, दो परिपक्षों में इसको समझ सकते हो। पहला इसका पक्ष ये है कि फैकल्टी डेवलपमेंट एक होता है, आप एक फैकल्टी को इस तरीके से देखते हो कि भैया सही में एक्चुअली फैकल्टी खराब है, और एक फैकल्टी यह है कि तुम वहां पे फैकल्टी खराब हो या ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारी फैकल्टी डालनी है। लॉयलिस्ट डालने हैं अंग्रेजों के लॉयलिस्ट जब डलेंगे तब जाके फैकल्टी बढ़िया होगी, वरना फैकल्टी बढ़िया नहीं होने वाली। फैकल्टी इंप्रूवमेंट का मतलब जो डाला इन्होंने, ये एक स्टैंडर्ड्स, मापदंड सेट करने के लिए नहीं डाला, उन्होंने अपने बंदे बैठाने के लिए डाला कि हमारे लोग बैठ जाएंगे। ट्रोजन हॉर्स जिसको कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स का नाम सुना है आपने? कि आप एक फील्ड में एक वायरस डाल दो, ट्रोजन हॉर्स डाल दो, आपको सब पता चल जाएगा आसपास क्या चल रहा है। ट्रोजन हॉर्स इस्टेब्लिश करने के लिए फैकल्टी इंप्रूवमेंट का नाम यहां पे दिया गया। पर एक बढ़िया बात निकल कर आई, उन्होंने बोला देखो यार रिसर्च तो करो, एटलीस्ट रिसर्च और स्पेशलाइज्ड स्टडीज करो। बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी। और मैं वही कह रहा हूं ना कि देखो उनका मेन गोल था यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करना, पर कुछ चंद ऐसे निवाले फेंके गए। पर हम भारतीय भैया उन निवालों को किस तरीके से फुल फ्लेजेड खाने में बदलना है वो हम जानते हैं। और इस रिसर्च को पकड़ के फिर आगे आप देख लो कितने ही आगे रिसर्चर्स निकले भारत से, और भारत के इन पढ़े हुए विश्वविद्यालयों में जहां पे आप फैकल्टी इंप्रूवमेंट की बात करते हो और इस ऐसे मापदंड सेट करते हो कि फैकल्टी इंप्रूवमेंट ये होना चाहिए।
इसे कहते हैं मेक द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट। इतना सा दिया, न्यूनतम दिया गया, उसके बाद भी हम इतने आगे निकल गए। आप कहते हो बड़ा आसान होता है भारत को क्रिटिसाइज करना कि अरे भारत पढ़ा नहीं, ये नहीं करा। आपने भारत को क्या दिया? 1 लाख रुपए। कब? 1813 में, पूरे भारत को, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल, जिसमें मालदीव्स भी शामिल, सब शामिल। उसके बाद भी आपने क्या बोला? आप कर क्या रहे थे? आपने यही तो बोला कि हम पढ़ाएंगे और डाउनवर्ड फिल्टरेशन, जो अमीर हैं, जो पैसा दे सकता है उनको पढ़ाएंगे, बाकी अमीरों, तुम बाकी उन गरीबों को पढ़ाओ। तो गरीब के लिए तो शिक्षा नहीं। इसके बावजूद भी ऐसे इंटेलेक्चुअल्स निकले। और आप देखोगे अब जो देयर इज अ रीजन व्हाई एवरी सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड वांट्स इंडियन पीपल। आप फ्रांस की बात करो जो कहता है 30,000 बच्चे चाहिए हमें, ठीक है। आप बात करो अमेरिका की, आप बात करो ऑस्ट्रेलिया की, चाहे कोई भी, आप ओपन एआई का नाम लेते हो जिसने चैट जीपीटी बनाए, आप उसके मेजर कोर लोगों की प्रोफाइल्स जाके देखो, आपको इंडियंस दिखेंगे वहां पे। इट इज इन आवर जीन्स टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट। इतने से दिया हुआ अगर हो, हमें ऑप्टिमाइज करना आता है, और हम ऑप्टिमाइज इस प्रकार से करते हैं सर। He suggested the improvement in recruitment and training of faculty, another political agenda। हाँ, कुछ मैं मान सकता हूं, कुछ लिमिटेशंस थे वहां पे, ऐसा नहीं है लिमिटेशंस नहीं थे, हाँ लिमिटेशंस थे, पर ऐसा लिमिटेशंस जो है वो अंग्रेजी महकमे में असल में प्रोपेगेंडा के नाम से चलाए गए, ठीक है। इनकरेज फैकल्टी मेंबर्स टू टेक रिसर्च, इनकरेज रिसर्च। कुछ कुछ अच्छी चीजें निकल कर आती है कि फैकल्टी की भर्ती और प्रशिक्षण में सुधार का सुझाव देना, ठीक है, ठीक है। छात्र कल्याण के बारे में इन्होंने बात करी, ठीक है, कि छात्र सेवा और कल्याण में सुधार हो, ठीक है। स्पोर्ट्स फैकल्टी बहुत अच्छी। ये एक और पॉजिटिव चीज निकल कर आती है, औरतों को पढ़ाई, वुमेन एजुकेशन, जो काफी ट्रेडिशनल सोसाइटी में आप कह सकते हो कि भैया ट्रेडिशनल सोसाइटी में औरतों को पढ़ाने नहीं दे रहे थे तो अंग्रेजों की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहना कि अंग्रेज आए उन्होंने कुछ फेमिनिस्ट मूवमेंट का डेवलपमेंट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेज पिछले 150 साल से थे और पूरे यूनिवर्सिटी और इंटेलेक्चुअल सर्कल पे उन्हीं का कब्जा था। भारतीय लोग तो बड़े बाद में आए। आप भारत को ब्लेम नहीं कर सकते कि वहां पे आपने फेमिनिस्ट मूवमेंट क्यों नहीं स्टार्ट करा, या याद रखो जब भारत के पास मौका मिला कि खुद भारतीय ने डिसाइड करा, तो सबसे पहले यह था कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और एक मेरी बात सुन लो, ये भी ऐसे, ये औरतों का भला नहीं करना चाह रहे थे, ये उन अमीर खानदान की औरतों से जिनके पास पैसा है उनको शामिल करते थे, गरीबों को नहीं करते थे। तो ये कुछ लोग बड़े मूर्खता से ये कह देते हैं कि अरे कुछ इतिहासकार कि चलो एक ये तो अच्छी हुई कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उन्होंने एटलीस्ट एक बात तो बहुत बढ़िया करी। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि अरे एटलीस्ट औरतों को तो शिक्षा का अधिकार मिला। कहां मिला? औरतों को तो वोटिंग का अधिकार मिला, फ्रेंचाइज सिस्टम पे था वो। कोई फेमिनिस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट था अमीर खानदान के लोगों से पैसा निकालने का, चाहे वो औरत हो आदमी हो। हाँ, मनी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे भैया, अंग्रेज लोग जो है मनी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। हाँ भाई ले आओ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आ जाओ। अरे भाई, सो दे एडवोकेटेड। क्यों एडवोकेट करेंगे? और पैसा आएगा और रेवेन्यू आएगा। अरे गरीबों से कुछ मतलब नहीं था भैया। सर्व शिक्षा इनके कभी ना तो दिमाग में पड़ी और ना कभी एजेंडा था इनका। इनका एजेंडा था, एजुकेशन का मतलब दो चीज है, एक तो पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअलिज्म को कंट्रोल करना है और दूसरा रेवेन्यू बनाना है, और कुछ भी नहीं था। वोकेशनल एजुकेशन, हाँ वोकेशनल तो करेंगे ना भाई, वोकेशनल तो करेंगे, क्योंकि और क्या करें, वरना तो क्रांति हो जाएगी अगर वोकेशनल नहीं करोगे तो। इनका मतलब चलो वोकेशनल करो और काम करो। इंपैक्ट एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म हुआ कि दी सैडलर कमीशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये बात मानी जा सकती है कि रिसर्च फील्ड में काफी काम होने की वजह से चीजें थोड़ी आसान होती गई, बेटर हुआ। पर असल में सच्चाई तो ये है मेरे दोस्त की ये जो हो रहा था ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा मात्र था। इन्होंने कुछ कुछ कमीशन में ठीक ठीक चीजें कर दी होगी, ये तो हमारी भलाई, हमारी अच्छाई की हमने अच्छा कर लिया, ठीक है, हमारा अच्छा, हम अच्छे थे। ये लोग, इन्होंने कुछ नहीं, दो निवाले फेंके, हमें इन निवालों से रोटी बनानी आती थी तो बना दिया, आटे के दो यहाँ पे फेंक दिए, ये लो, हमने उससे रोटी बना ली और हमने पूरे जगत में बांट दी वो रोटी। ये भारत है, ठीक है। आइए कुछ सवाल करते हैं। एक सवाल मेरी एंड से, होमवर्क सवाल आप लोग हमेशा की तरह करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप जिस एनर्जी और जिस इंथुजियाज्म के साथ मैं पढ़ाता हूं
और जिस डेप्थ में आपको लेके जाने की तरफ कोशिश कर रहा हूं, देखो मेरा एक पढ़ाने का सिर्फ एक मकसद ये नहीं होता कि आप सिर्फ पढ़ा दिया और आप चले गए। मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी रहता है जब भी मैं पढ़ाऊं कि आपको डीकोलोनाइज करना है। इट इज फॉर मी, मैं मतलब भौतिक शास्त्र और जो अपना फिलॉसफी बहुत ज्यादा पढ़ता हूं। मैं जब भी फिलॉसफी पढ़ता हूं तो मुझे डेरिडा की एक बात याद आती है, फूको की एक बात याद है। फूको एक फिलोसोफर हुए, तो वो कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर है। मैं इतना ज्यादा अग्री नहीं करता उस फिलॉसफी से, पर मैं ये जरूर मानता हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डीकंस्ट्रक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट। डीकोलोनियलिटी लाना आपके दिमाग में, खासकर कि जब आप पढ़ रहे हो, बड़ा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक विक्टिम मेंटालिटी पालोगे, हम विक्टिम नहीं थे, पर यह बात जरूरी है समझना कि हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी डीकोलोनियलिटी को करना बड़ा जरूरी है कि काफी जो चीजें हुई वो हमारी गलती नहीं थी, हमें करवाया गया ऐसा। तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको पढ़ाना तो है ही, साथ में एक परिपेक्ष भी देना है ताकि एक डीकोलोनियलिटी का एंगल आपको दिखा पाऊं। हमारे दिमाग में कॉलोनियल जो हैंगओवर है वो अब तक उतरा नहीं है। हम आज भी ये सोचते हैं हमारी ही गलती होगी, भैया हम क्यों नहीं लड़े। आपको पता नहीं था कि अंग्रेजों ने किस तरीके से हर इंटेलेक्चुअल चीज को जकड़ा हुआ था और स्ट्रेटेजिकली जकड़ा हुआ था। हाँ, गलती ये हमारी भारतीय लोगों की कुछ गलतियां थी, ऐसी नहीं है बात कि हमारी गलती नहीं थी, काफी गलतियां करी हमने। पर इस माइंडसेट को समझना, डीकोलोनियलिटी क्या होती है, इस पढ़ाई में बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आप जब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर होगा, आपका रिसर्च क्लियर होगा, आपको मौका मिलेगा। जब आप भारत के भविष्य को पढ़ाओगे तो आप भी डीकोलोनियल अप्रोच से पढ़ाओगे। तो मेरा जब भी मैं पढ़ाता हूं, मेरा इतना ही रहता है कि मैं आपको एक डीकोलोनियल अप्रोच से, कॉलोनियल दिमाग को हटा के पढ़ाऊं। मजा तभी आता है। इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन नहीं थी सैडलर कमेटी की? देखो आंसर भी दे रखा है वैसे तो। ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी, यस। एम्फेसिस ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल, यस। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी एंड प्राइमरी एजुकेशन, नो। यूनिवर्सिटी के बारे में थी सीधी, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, यस, ठीक है। ये वाला मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, इसको आंसर यही दिया हुआ है वैसे तो इसका आंसर आपको निकालना है। सैडलर कमीशन रिकमेंडेशन स्पेसिफिकली किस यूनिवर्सिटी के लिए थी, इसका आंसर आपको होमवर्क में लिखना है। प्लीज कमेंट करो और बताओ आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है सेशन, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अच्छी इंटेंसिटी से और बढ़िया तरीके से पढ़ाएं, तो मेरे दोस्त प्लीज कमेंट करो और बताओ सर कि कंटिन्यू करो इस सीरीज को। बताओ, थोड़ा इंथुजियाज्म दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक बात गांठ बांध के सुन लेना, जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा। धन्यवाद।